हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितिन ओम सारस्वत और आप देख रहे हैं कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजर चैनल। राइट। देखिए, मेरा शुरू से ही एक मोटिव रहा है कि गूढ़ से गूढ़ बातों को, डीप से डीप बातों को आप तक बिल्कुल ही इजी वे में पहुंचाना। ठीक है। हमारे दो टॉपिक अभी तक पेंडिंग है। पहला है बुध केतु यानी कि जड़त्व योग, और दूसरा जो अपना पेंडिंग है शायद 2 हफ्ते पहले का, राहु की 7th हाउस से लेके और 12th हाउस तक का निर्णय निर्णय कह सकते हैं या फिर प्रेडिक्शन कह सकते हैं। ठीक है, कि इन भावों में इनकी ये प्रेडिक्शन रहती है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अब बात है अपनी मेन पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक क्या है अपना? बुध केतु। यहां मैं अकेले बुध केतु की बात नहीं करूंगा, यहां पे मैं चंद्र शनि की भी बात करूंगा, उस युति की। यहां पे मैं बात करूंगा बुध केतु शनि चंद्र एज वेल एज मंगल चंद्र, एज वेल एज मंगल राहु मंगल केतु, जिसको अंगारक योग भी बोलते हैं। कुछ एक पंडित जी उसको अंगारक दोष भी बोलते हैं। एज पर मी देर इज नथिंग कॉल्ड दोष इन एनी कुंडली। अगर अंगारक भी है वो भी योग है। ठीक है। बुध केतु की जड़त्व युति है, उसको जड़त्व दोष बोल देते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो भी योग है। मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक योग है। राइट। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों योग है। देखिए, होते ये दोष ही हैं। काल सर्प दोष नहीं होता है, काल सर्प योग भी नहीं होता है। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको कम से कम भी शायद 5 से 7 बार आपको बता चुका हूं। ये होता है सर्प योग या सर्प दोष। ठीक है। और इसको योग में कैसे कन्वर्ट किया जाए, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। फिर भी एक बार, लास्ट बार, इन सब युतियों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है। बुध केतु युति जड़त्व दोष एज पर सो कॉल्ड पंडित जी नहीं है। हाँ, जहां पे भी देखिए, ज्यादा जो दोष होते हैं ना, वो ज्यादातर होते हैं राहु केतु की वजह से, जिसको ये दोष कह देते हैं। जैसे मंगल राहु मंगल केतु आ गए तो अंगारक दोष हो गया, है ना। 1 4 7 8 12 में आ गए मंगल, तो मांगलिक दोष हो गया। साउथ इंडिया में ये भी माना जाता है कि अगर 2nd हाउस में अगर मंगल आ गए तो वो भी मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक योग है। अब उस चीज को एक्सप्लेन कैसे करें अपन कि वो दोष है या योग है? इसके लिए हमें जाना होगा फल दीपिका पे। फल दीपिका नाम की एक पुस्तक है। ठीक है। उस पर आप जा सकते हैं, या फिर केपी के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक 5 बुक्स आएंगी, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। ये आपको भली भांति एक्सप्लेन हो जाएगा कि एक्चुअल चीज क्या है। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले बुध केतु या बुध राहु की। जड़त्व एक्चुअली में जड़त्व है ही नहीं जब तक वो बुध महादशा में या फिर केतु महादशा में ना हो। अगर बुध केतु आपकी कुंडली में कहीं पे भी बैठे हैं, स्पेशली 6 में तो नहीं, अगर आपके वो बैठे हैं बेसिकली 3rd में, बेसिकली आपके वो बैठे हैं 10th में, बेसिकली आपके बैठे हैं वो 11th में, यहां पे आपको एक अलग चीज देखने को मिलेगी। वो क्या? जहां सारे एस्ट्रोलॉजर 6th 8th एंड 12th को बुरा कहते हैं, ये योग अगर उन भावों में ना होके 3rd में, 10th में एंड 11th में हो, ठीक है, तो ज्यादा बुरा माना जाता है। ठीक है। जितने भी आप सेलिब्रिटीज की कुंडली आप उठा के देख लीजिए, जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल आप उठा के देख लीजिए, सब में आपको बुध केतु की युति या बुध राहु की युति मिलेगी ही मिलेगी।
हाँ, इसमें जो स्पेशल चीज है, उनको गुरु का जो है सपोर्ट रहता है। सेकंड नंबर पे उनको सूर्य का सपोर्ट रहता है उनकी कुंडली में। तब जाके ये जड़त्व योग जिसको कहते हैं वो योग बन पाता है। अदरवाइज अदरवाइज वो एक तरह से दोष ही है। ठीक है। सेकंड थिंग, चंद्रमा शनि, जिसके नाम से आपको बहुत सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स अच्छी फीस आपसे चार्ज करते हैं, पूजा करवा देते हैं कि चंद्र जो है आपका विषाक्त हो गया और ये है वो है। देखिए, विष योग नाम का कोई भी योग आज की डेट में किसी भी लाल किताब में, केपी एस्ट्रोलॉजी में, पराशर में कहीं नहीं है, क्योंकि ये विष योग आया है आयुर्वेद से। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको बताया है कि पहले के जमाने में जो एस्ट्रोलॉजर होते थे वो आयुर्वेदाचार्य भी होते थे, और आयुर्वेदाचार्य जो होते थे वो एस्ट्रोलॉजर भी होते थे। तो ये विष योग नाम का कॉन्सेप्ट जो आया है वो आया है आपकी किचन से, कि शराब में दूध डाल दिया तो वो तो जहर होगी। अरे भाई, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मेरे ही सर्कल में जो दूध में शराब डाल के पीते हैं, आज तक तो वो मरे नहीं। ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों इसको विष योग कहा जाता है, आई डोंट नो। ठीक है, मेरा जो एक मोटिव है सारे कॉन्सेप्ट को आपके आगे सामने की सामने लेके आना, क्लियर कट, सिंपल। थर्ड थिंग इज मंगल चंद्र। मंगल चंद्र को ये कह देते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा घाई में होगा, यानी कि जल्दबाजी में होगा। ये जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेगा कि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा। कम ऑन मैन। मंगल चंद्र साथ में होने से लक्ष्मी योग भी बनता है। डिपेंड करता है कि वो कितनी युति में है, कितनी डिग्री की युति में है। ठीक है। इनफैक्ट अंगारक में और लक्ष्मी योग में और बुध केतु में भी इनकी डिग्री का डिफरेंस देखना चाहिए। मेरे हिसाब से देखना चाहिए 10 डिग्री के अंतर में हो ये दोनों। जैसे मान लीजिए बुध की डिग्री हो गई 4 और मंगल की हो गई सॉरी राहु या केतु की हो गई 14, 10 या 11 में आ गए, माना जा सकता है। कुछ एक पुस्तकें ये कहती हैं कि 14 डिग्री के अंतर में होना चाहिए, तो जाके ये वाला योग जो है योग बन पाएगा या दोष बन पाएगा, जो भी है। बट जैसे मंगल का जो उचित खाना है, मेरे हिसाब से उच्च और नीच को एक बार साइड में रख दें तो मांगलिक योग 5 घरों में बनता है, मेरे हिसाब से 6 घरों में बनता है। ठीक है। अगर वहां पे ये वाली युति है और बाई चांस वहां पे गुरु भी है स्ट्रॉन्ग, ऐसे लोग, देखिए, ऐसे लोग कुंडली नहीं बनवाते हैं, ऐसे लोग अखबारों में आते हैं। एक और योग भी कहते हैं बहुत ज्यादा घातक है, मंगल शनि योग। ठीक है। मंगल शनि के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो हाथ में चाकू देगा ही देगा। अगर शुभ है तो सर्जन बनाएगा, शुभ नहीं है तो डकैत बनाएगा। वाकई ही ये वाली बात सच है। तो अब वहां पे ना ध्यान दें, अपनी अकल लगाएं, या फिर किसी उचित या फिर अच्छे ज्योतिषी से इस योग के बारे में, अपने बारे में कुंडली बनवाकर उसका विश्लेषण करवाकर अपने बारे में जाने। ठीक है। अब बात आती है राहु की, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पेंडिंग है। राहु इन 7th हाउस। राहु इन 7th हाउस, देखिए, पार्टनरशिप के काम में प्लीज मत ही पड़िए। दूसरी बात, राहु 7th हाउस में है, केतु 1st हाउस में है, तो डेफिनेटली आपकी उनसे शादी होते ही आपकी तबीयत बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। बेतुका रोग आपके वैवाहिक जीवन की बाद की लाइफ में बेतुकी बातों पे झगड़े होंगे जिनका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है।
ठीक है। ऐसे लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो 28 के बाद ही शादी अपनी करवाएं, जिनके भी राहु जो है 7th में है। ओके। और अगर उनके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो किसी भी राहु काल में रोज के रुद्राष्टकम, वो भी हाई टेम्पो हाई वॉल्यूम, वो सुने, अच्छा होगा। यहाँ पे आपको मंगल भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पति पत्नी एक मत से किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के औरा में, यानी कि मंगल के औरा में आप जाकर, है ना, वहाँ पे आप श्री राम का झंडा लगाएं उस मंदिर में, या फिर हनुमान जी को मीठा पान जो है आप दें, अर्पित करें, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा, स्पेशली इन वैवाहिक जीवन। ठीक है। बात करेंगे 8th हाउस राहु की। यहाँ पे सर आप बहुत ज़्यादा डीप रिसर्चर हैं। वैसे यहाँ पे अगर केतु आ जाए, यानी कि राहु अगर 2nd हाउस में आ जाए, जो मैंने पिछली बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अगर यहाँ पे अगर राहु है तो डेफिनेटली आपको एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके राहु का 8th हाउस से संबंध, 5th हाउस से संबंध या 9th हाउस से संबंध जरूर मिलेगा, एज वेल एज 6th हाउस, क्योंकि यहाँ पे केतु की वाइस वर्सा आप सिचुएशन देखिए, राहु के बिल्कुल अपोजिट होंगे वो। ठीक है। 8th हाउस वाले राहु मेरे हिसाब से काफी लकी होते हैं। लकी क्यों? पंगे लेंगे, अच्छे वाले लेंगे, लेकिन उनको मारने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। ये मरेंगे अपने ही वहम से, ये मरेंगे बैक्टीरिया के वहम से, ये मरेंगे बेतुका किसी ना किसी बीमारी के वहम से, सिर्फ वहम से, भ्रम, राइट। और आयु भाव है, इसको मृत्यु भाव भी कहते हैं, ये वहां से मरते हैं। कोई बीमारी नहीं है इनको, वहम है। बात करते हैं 9th हाउस राहु की। 9th हाउस राहु समवेयर आई फील कि अगर यहाँ पे एक व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर धार्मिक हो जाए, थोड़ा सा भी, तो ये 9th हाउस राहु उसका भाग्य चमका सकते हैं, अच्छे वाला चमका सकते हैं। किसी और प्लैनेट की, किसी और देवता की, भगवान की जरूरत ही नहीं है। थोड़े से धार्मिक, वो भी लिमिटेड, ज्यादा नहीं कि आप तरह तरह के जो है वेद पढ़ने लग जाएं, भागवत गीता भी साथ में, और आपका जो है सूर्य नमस्कार भी करने लग जाएं, और साथ में गजेंद्र मोक्ष भी करने लग जाए। सॉरी, इन सब एनर्जीज को, शांत और उग्र एनर्जीज को आपको साथ में नहीं मिलाना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी रखिए, या शिव की या हनुमान जी की, राहु के केस में। ठीक है। 9th हाउस आपको राहु जो है ऐसे चमका के बाहर निकालेगा, बिल्कुल तराशा हुआ जो है हीरा। और स्पेशली अगर ये राहु जो है केतु के नक्षत्र में है स्पेशली, और अगर ये कोई फीमेल चार्ट है, तो डेफिनेटली आपका मिस कैरेज हो सकता है। उस चीज को संभालिए, मिस कैरेज होना कोई बड़ी बात नहीं है 9th हाउस राहु के लिए। ठीक है। बात करते हैं अब 10th हाउस की। 10th हाउस देखिए कर्म का घर है। 10th और 11th को मैं सेम मानता हूं, ऑलमोस्ट एक कर्म है, एक इच्छा है। 10th हाउस राहु और 11th हाउस में राहु होना ही चाहिए, बिकॉज इट इज कलयुग। अगर ये द्वापर होता, सतयुग होता, त्रेता होता, तो शायद मैं आपसे अगर पैदा हुआ होता तो ये सब बातें ना बोल पाता कि आपके 10th हाउस में राहु होना चाहिए, 11th हाउस में राहु होना। अनसर्टेन गेन्स एज वेल एज अनसर्टेन लॉस डिपेंड करता है कि आपने अपने राहु को किस तरह से एक्टिवेट किया हुआ है। एक्टिवेट अब ये 2 प्रकार से होता है। मान लीजिए आप कोई नशा कर रहे हैं लगातार, ठीक है, ये राहु आपका साथ नहीं देगा। आपकी गर्दन पे बहुत सारे बाल हैं, 15-20 दिन में आप कटिंग वगैरह, शेव वगैरह नहीं करा रहे हैं, ये राहु आपका साथ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ,
अगर आप यहाँ पे बात आती है हाउसकीपिंग स्टाफ की, अगर आप जो रोड पे स्ट्रीट पे सफाइयाँ करते हैं, अगर आप उनके प्रति जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनको कुछ ना कुछ आप दान दे के आते हैं, तो ये राहु आपको फर्श से अर्श पे पहुंचाने पे देर नहीं करेगा, बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। सावधानी क्या रखनी है यहाँ पे, बस अपनी मम्मी से आपकी बना के रखो। 10th में एंड 11th में दोनों में ही आपकी मम्मा आपके साथ में होनी चाहिए। अगर वो नहीं भी है बाई चांस, तो उसका एक अलग उपाय आता है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन कुंडली। अब बात करते हैं 12th हाउस राहु, जिसको बहुत लोग जो बोलते हैं शाही राहु बोलते हैं, कि खुले खर्चे, और खर्चा भी पता नहीं कहां से आ रहा है, इनकम भी पता नहीं कहां से आ रही है उनकी, ठीक है। देखिए, एक बात है जो मैंने अपनी शायद तीसरी या चौथी जो मेरी पहले वीडियो आई है उसमें मैंने आपको बता रखी है कि राहु केतु को कोई भी एक ऐसा देव या देवी नहीं है कि उनको वो संभाल पाए, ठीक है, स्पेशली इन कलयुग, जब तक कल की पैदा नहीं होता है ठीक है, कोई नहीं संभाल सकता इनको। इच्छाओं को और मोक्ष को कौन संभाल लेगा, कोई भी नहीं। इच्छाओं को और बिछोड़े को कौन संभाल लेगा, कोई भी नहीं। एक बात, एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरी ही इस बात से मुखातिब हैं कहीं ना कहीं, कि इस कलयुग में बहुत सारे बड़े बड़े आदमी हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, लेकिन इन सबका सिर जो झुकता है वो झुकता है किसी ना किसी बाबा संत के आगे, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया के बाहर जाएं तो अपन मार्क जुकरबर्ग है ना, दूसरे नंबर पे थे वो आईफोन वाले, उनका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, आए थे नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में। तो इन सब के जो राहु हैं बेसिकली भ्रम के कारक, जो कि फैक्चुअल हैं, वो झुकते हैं एक्चुअल के आगे, ठीक है। और राहु और केतु के लिए, राहु अगर 6th हाउस में हो सबसे बेस्ट, 8th हाउस में हो सबसे बेस्ट, 3rd हाउस में हो सबसे बेस्ट। केतु 6th हाउस में नहीं चाहिए, 4th हाउस में बिल्कुल चाहिए, 8th हाउस में बिल्कुल चाहिए, एंड 12th हाउस में बिल्कुल चाहिए। और हाँ, राहु हमें 11th हाउस में भी चाहिए। एक लाल किताब और एक केपी एस्ट्रोलॉजी ऐसी है कि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में जो भी ग्रह बैठा है और आपको जिस भाव का रिजल्ट चाहिए, मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। अब वो मैनिपुलेट कैसे होगा, वो उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए जय माता दी, जय केतुदेव।